मेरे YouTube चैनल फ्यूचरलेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा, मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं देख सकती थी कि उनका दिल टूट रहा था। अब आगे एपिसोड 30। मैं प्यारी लूसी से प्रेम करती थी और मैं जानती हूं कि वह आपके लिए क्या थी और आप उसके लिए क्या थे। वो और मैं बहनों जैसी थी। और अब जब वो चली गई है तो क्या आप मुझे अपने दुख में अपनी बहन जैसा बनने नहीं देंगे? मैं जानती हूं कि आपने कितने दुख झेले हैं, हालांकि मैं उनकी गहराई को नहीं माप सकती। यदि सहानुभूति और दया आपके कष्ट में कुछ सहायता कर सकती है, तो क्या आप मुझे लूसी की खातिर आपकी थोड़ी सी सेवा करने नहीं देंगे? एक ही क्षण में बेचारा प्रिय व्यक्ति दुख से भर गया। मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ वो हाल के दिनों में चुपचाप सह रहा था, वो सब एक साथ बाहर निकल आया। वो लगभग हिस्टेरिकल हो गया और अपने खुले हाथ उठाकर अपने दोनों हथेलियों को आपस में पीटने लगा, जैसे वो दुख की चरम पीड़ा में हो। वो खड़ा हुआ और फिर दोबारा बैठ गया और आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मुझे उसके लिए असीम दया महसूस हुई और मैंने बिना सोचे समझे अपनी बाहें फैला दी। वो एक सिसकी के साथ अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर थके हुए बच्चे की तरह रोने लगा, जबकि भावनाओं से उसका शरीर कांप रहा था। हम स्त्रियों में मां का कुछ अंश होता है जो हमें छोटी छोटी बातों से ऊपर उठा देता है। जब हमारे भीतर का मातृत्व जाग उठता है, मैंने इस बड़े दुखी आदमी का सिर अपने ऊपर ऐसे महसूस किया मानो वो किसी बच्चे का सिर हो जो किसी दिन मेरी गोद में लेटा हो, और मैंने उसके बालों को ऐसे सहलाया जैसे वो मेरा अपना बच्चा हो। उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि ये सब कितना अजीब था। कुछ देर बाद उसकी सिसकियां रुक गई और वो माफी मांगते हुए सीधा बैठ गया। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने मुझे बताया कि कई दिनों और रातों से, थके हुए दिनों और बिना सोई रातों के बीच, वो किसी से भी बात नहीं कर पाया था, जैसा कि एक आदमी अपने दुख के समय में करना चाहता है। कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जो उसे सहानुभूति दे सके या जिससे वह अपने दुख से जुड़ी उन भयानक परिस्थितियों के कारण खुलकर बात कर सके। अब मुझे पता है कि मैंने कितना कष्ट सहा, उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं जानता, और कोई दूसरा कभी नहीं जान सकेगा, कि आज आपकी प्यारी सहानुभूति मेरे लिए कितनी बड़ी बात रही है। समय के साथ मैं इसे बेहतर समझूंगा, और विश्वास कीजिए कि हालांकि मैं अभी कृतज्ञ नहीं हूं, मेरी कृतज्ञता मेरी समझ के साथ बढ़ेगी। क्या आप मुझे एक भाई जैसा बनने देंगी? क्या आप नहीं देंगी? हमारी पूरी जिंदगी के लिए, प्यारी लूसी की खातिर, प्यारी लूसी की खातिर, मैंने कहा जब हमने हाथ मिलाए। हां, और आपकी अपनी खातिर भी, उसने जोड़ा, क्योंकि यदि किसी आदमी का सम्मान और कृतज्ञता कभी पाने योग्य होती है, तो आपने आज मेरी जीत ली है। यदि भविष्य कभी आपके लिए ऐसा समय लाए जब आपको किसी आदमी की सहायता की आवश्यकता हो, तो विश्वास कीजिए, आप व्यर्थ नहीं पुकारेंगी। भगवान करे कि ऐसा कोई समय कभी आपके जीवन की धूप को न तोड़े, लेकिन यदि कभी ऐसा हो, तो मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे बताएंगी। वो इतने गंभीर थे और उनका दुख इतना ताजा था कि मुझे लगा ये उन्हें सांत्वना देगा। इसलिए मैंने कहा, मैं वादा करती हूं। जब मैं गलियारे से जा रही थी, तो मैंने मिस्टर मॉरिस को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो मुड़े। आर्ट कैसे है? उन्होंने कहा। फिर मेरी लाल आंखों को देखकर आगे बोले, आह, मैं समझ गया, आप उन्हें सांत्वना दे रही थी। बेचारा, उसे इसकी जरूरत है। जब किसी आदमी के दिल में दुख होता है, तो एक स्त्री के अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, और उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपने दुख को इतनी बहादुरी से सहा कि मेरा दिल उनके लिए तड़प उठा। मैंने उनके हाथ में पांडुलिपि देखी, और मुझे पता था कि जब वो उसे पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कितना जानती हूं। इसलिए मैंने उनसे कहा, काश मैं उन सभी को सांत्वना दे पाती जो दिल के दुख से पीड़ित है। क्या आप मुझे अपनी मित्र बनने देंगे? और यदि आपको कभी सांत्वना की आवश्यकता हो,
तो क्या आप मेरे पास आएंगे? बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। अगर आपको अभी तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके नया एपिसोड अपलोड कर सकूं। अब चलते हैं कहानी में। उन्होंने देखा कि मैं गंभीर हूं और झुककर मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर उसे अपने होठों तक उठाकर चूम लिया। इतनी बहादुर और निस्वार्थ आत्मा के लिए यह बहुत छोटी सांत्वना लगी, और आवेग में मैंने झुककर उन्हें चूम लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और एक पल के लिए उनका गला भर आया। उन्होंने बहुत शांति से कहा, छोटी लड़की, तुम इस सच्चे दिल वाली दया को कभी नहीं भूलोगी जब तक तुम जीवित रहोगी। फिर वो अपने मित्र के पास अध्ययन कक्ष में चले गए। छोटी लड़की, यही वही शब्द थे जो उन्होंने लूसी से कहे थे। और लेकिन उन्होंने खुद को एक सच्चा मित्र साबित किया। 30 सितंबर, मैं 5 बजे घर पहुंचा और पाया कि गोडालमिंग और मॉरिस न केवल आ चुके थे, बल्कि उन्होंने डायरी और पत्रों की प्रतिलिपियां भी पढ़ ली थी। जबकि हारकर अभी तक माल ढोने वालों से मिलकर वापस नहीं लौटे थे, जिनके बारे में डॉक्टर हेनेसी ने मुझे लिखा था। मिसेज हारकर ने हमें चाय दी, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि जब से मैं इस घर में रह रहा हूं, पहली बार ये पुराना घर मुझे घर जैसा लगा। जब हम चाय पी चुके तो मिसेज हारकर ने कहा, डॉक्टर सीवार्ड, क्या मैं एक निवेदन कर सकती हूं? मैं आपके मरीज मिस्टर रेनफील्ड से मिलना चाहती हूं। कृपया मुझे उनसे मिलने दीजिए। आपने अपनी डायरी में उनके बारे में जो लिखा है, उसने मुझे बहुत रुचि दी है। वो इतनी विनम्र और सुंदर लग रही थी कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका, और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं था। इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले गया। जब मैं कमरे में गया तो मैंने उस आदमी से कहा कि एक महिला उससे मिलना चाहती है, जिस पर उसने बस इतना उत्तर दिया, क्यों? वो घर देख रही है और यहां रहने वाले हर व्यक्ति से मिलना चाहती है। मैंने उत्तर दिया, ओह, बहुत अच्छा। उसने कहा, उन्हें आने दीजिए, लेकिन 1 मिनट रुकिए जब तक मैं जगह को थोड़ा ठीक न कर लूं। उसका जगह को ठीक करने का तरीका अजीब था। उसने मेरे रोकने से पहले ही डिब्बों में रखी सारी मक्खियां और मकड़ियां निगल ली। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो किसी हस्तक्षेप से डर रहा था या ईर्ष्या कर रहा था। जब वो अपना घिनौना काम समाप्त कर चुका तो उसने प्रसन्नता से कहा, महिला को अंदर आने दीजिए, और अपने बिस्तर के किनारे सिर झुकाकर बैठ गया, लेकिन अपनी पलकों को इतना उठाए रखा कि वो उसे कमरे में प्रवेश करते हुए देख सके। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद उसके मन में कोई हत्या का इरादा हो सकता है। मुझे याद आया कि वो ठीक वैसा ही शांत था जब उसने मेरे अध्ययन कक्ष में मुझ पर हमला किया था। इसलिए मैं इस तरह खड़ा हो गया कि यदि वह उस पर झपटने की कोशिश करे तो मैं उसे तुरंत पकड़ सकूं। वो कमरे में एक सहज और सुंदर चाल के साथ दाखिल हुई, जो किसी भी पागल व्यक्ति का सम्मान तुरंत जीत सकती थी, क्योंकि सहजता उन गुणों में से एक है जिनका पागल लोग सबसे अधिक सम्मान करते हैं। वो उसके पास गई, मुस्कुराई और अपना हाथ बढ़ाया। शुभ संध्या, मिस्टर रेनफील्ड। उन्होंने कहा, आप देखिए, मैं आपको जानती हूं, क्योंकि डॉक्टर सीवार्ड ने मुझे आपके बारे में बताया है। उसने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि चेहरे पर एक कठोर त्योरी चढ़ाकर उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। फिर वो भाव आश्चर्य में बदल गया, और फिर संदेह में। फिर मेरी अत्यधिक हैरानी के लिए उसने कहा, आप वो लड़की नहीं हैं जिससे डॉक्टर शादी करना चाहते थे, है ना? आप नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो मर चुकी है। मिसेज हारकर ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ओ नहीं, मेरा अपना पति है जिससे मेरी शादी डॉ सीवार्ड से मिलने से पहले ही हो चुकी थी। मैं मिसेज हारकर हूं। तो फिर आप यहां क्या कर रही है? मैं और मेरे पति डॉक्टर सीवार्ड के यहां मेहमान बनकर ठहरे हैं, तो मत हरिए। लेकिन क्यों नहीं? मुझे लगा कि बातचीत का ये ढंग मिसेज हारकर के लिए उतना ही अप्रिय हो सकता है जितना मेरे लिए था। इसलिए मैंने बीच में कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी से शादी करना चाहता था? उसका उत्तर केवल तिरस्कारपूर्ण था,
और उसने मिसेज हार्कर से अपनी आंखें हटाकर मेरी ओर देखा, फिर तुरंत वापस उनकी ओर मोड़ लिया। क्या ही मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मिस्टर रेनफील्ड, मिसेज हार्कर ने तुरंत मेरा पक्ष लेते हुए कहा। उसने उन्हें उतनी ही विनम्रता और सम्मान से उत्तर दिया जितना उसने मुझे तिरस्कार दिखाया था। आप अवश्य समझेंगी, मिसेज हार्कर, कि जब कोई व्यक्ति हमारे मेजबान जितना प्रिय और सम्मानित हो, तो उससे संबंधित हर बात हमारी छोटी सी दुनिया में रुचि का विषय बन जाती है। डॉ सीवार्ड को न केवल उनके घर के लोग और मित्र प्यार करते हैं, बल्कि उनके मरीज भी, जो कि मानसिक संतुलन में कुछ कमी होने के कारण और परिणाम को विकृत रूप में देखने लगते हैं। चूंकि मैं स्वयं एक पागल खाने का निवासी रहा हूं, इसलिए मैं ये देखे बिना नहीं रह सकता कि वहां के कुछ लोगों की तर्क वितर्क की प्रवृत्ति नॉन कॉजा और इग्नोरातियो एलेंची जैसी भूलों की ओर झुकती है। मैंने सचमुच आश्चर्य से अपनी आंखें फैला दी। यहां मेरा अपना प्रिय पागल था, अपने प्रकार का सबसे स्पष्ट उदाहरण, जिससे मैं कभी मिला था, और वो मूलभूत दर्शन की बातें कर रहा था, वो भी एक सुसंस्कृत सज्जन के ढंग से। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये मिसेज हार्कर की उपस्थिति थी जिसने उसकी स्मृति में कोई तार छेड़ दिया था। यदि ये नया रूप स्वतः आया था या किसी भी तरह उनके अनजाने प्रभाव के कारण था, तो निश्चित रूप से उनमें कोई दुर्लभ शक्ति या गुण था। हम कुछ देर तक बात करते रहे और ये देखकर कि वो पूरी तरह समझदार लग रहा था, उन्होंने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए उसे उसके पसंदीदा विषय की ओर ले जाने का साहस किया। मैं फिर चकित रह गया, क्योंकि उसने इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण समझदारी और निष्पक्षता के साथ दिया। उसने कुछ बातों का उल्लेख करते समय स्वयं को उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत किया। क्यों, मैं स्वयं ऐसे व्यक्ति का उदाहरण हूं जिसकी एक अजीब मान्यता थी। वास्तव में इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे मित्र डर गए और उन्होंने मुझे नियंत्रण में रखने की जिद की। मैं ये सोचता था कि जीवन एक सकारात्मक और शाश्वत सत्ता है और कि जीवित प्राणियों की बड़ी संख्या को, चाहे वे सृष्टि की सीढ़ी में कितने भी नीचे हों, खाकर कोई अपने जीवन को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है। कभी कभी मैं इस विश्वास को इतनी मजबूती से मानता था कि मैंने वास्तव में मानव जीवन लेने की भी कोशिश की। यहां डॉक्टर इस बात की पुष्टि करेंगे कि एक बार मैंने उन्हें मारने की कोशिश की थी, ताकि उनके रक्त के माध्यम से उनके जीवन को अपने शरीर में समाहित करके अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकूं। क्योंकि मैं शास्त्र के इस वाक्य पर भरोसा करता था, क्योंकि रक्त ही जीवन है। हालांकि वास्तव में एक विशेष औषधि बेचने वाले ने इस सत्य को इतना सामान्य बना दिया है कि वो लगभग उपहास का विषय बन गया है। क्या ये सही नहीं है, डॉक्टर? मैंने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि मैं इतना चकित था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं या क्या कहूं। यह कल्पना करना कठिन था कि 5 मिनट पहले ही मैंने उसे अपनी मकड़ियां और मक्खियां खाते हुए देखा था। अपनी घड़ी की ओर देखकर मैंने देखा कि मुझे स्टेशन जाकर वैन हेल्सिंग से मिलना चाहिए। इसलिए मैंने मिसेज हार्कर से कहा कि अब चलने का समय हो गया है। वो तुरंत उठीं, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रसन्नता से मिस्टर रेनफील्ड से कहा, अलविदा, और मुझे आशा है कि मैं आपसे अक्सर मिलूंगी और ऐसी परिस्थितियों में जो आपके लिए अधिक सुखद हों। जिस पर मेरी अत्यधिक हैरानी के लिए उसने उत्तर दिया, अलविदा मेरी प्रिय, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं तुम्हारा प्यारा चेहरा फिर कभी न देखूं। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे और सुरक्षित रखे। जब मैं वैन हेल्सिंग से मिलने स्टेशन गया, तो मैं बाकी लोगों को पीछे छोड़ गया। बेचारा 8 लूसी के पहली बार बीमार पड़ने के बाद से जितना प्रसन्न कभी नहीं दिखा था, उससे कहीं अधिक प्रसन्न लग रहा था। और क्विंसी भी कई दिनों बाद अपने पुराने उजले स्वभाव जैसा लग रहा था। वैन हेल्सिंग गाड़ी से एक लड़के जैसी उत्सुक फुर्ती के साथ उतरे। उन्होंने मुझे तुरंत देख लिया और मेरी ओर दौड़ते हुए बोले, मित्र जॉन, सब कैसा चल रहा है? अच्छा, तो ठीक, मैं बहुत व्यस्त रहा हूं।
क्योंकि यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं यहां रुकने आया हूं। मेरे सारे काम निपट गए हैं और मुझे बहुत कुछ बताना है। मैडम मीना आपके साथ है? हाँ, और उनके इतने अच्छे पति, और आर्थर और मेरे मित्र क्विंसी, वे भी आपके साथ हैं? बहुत अच्छा। जब मैं उन्हें घर की ओर ले जा रहा था तो मैंने उन्हें वो सब बताया जो उनकी अनुपस्थिति में हुआ था, और ये भी कि मिसेज हार्कर के सुझाव से मेरी डायरी किस तरह उपयोगी बन गई थी। इस पर प्रोफेसर ने मुझे बीच में रोक दिया। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड।